Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन से हम अपने जनरल स्टडीज़ के फुल कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं, जो एक फ्री सीरीज़ है जिसमें हम बेसिक्स टू एडवांस पूरे कवरेज के साथ सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री से शुरू करेंगे। 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ऐसे करके हम सारी एनसीईआरटीज कवर करेंगे। फिर सभी स्टैंडर्ड बुक्स जैसे आर्य शर्मा, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। ऐसे ही हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे, यानी कि हम सारे सब्जेक्ट्स को 6 क्लास की एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और उस सब्जेक्ट की जो स्टैंडर्ड बुक है वहाँ तक उसे कवर करेंगे। राइट, ये अप्रोच हमारा रहेगा। तो आज हमारा ये पहला सेशन है। तो आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं फ्रॉम द क्लास 6th एनसीईआरटी, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। दिस इज द नेम ऑफ योर चैप्टर। अगर आप किसी चैप्टर के टाइटल को समझ जाते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है। मतलब आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या अप्रोच करना है। तो ये जो चैप्टर नंबर 1 है, ये क्या कहना चाह रहा है कि भारत में लोगों ने कैसे रहना शुरू किया, लोगों की लाइफस्टाइल कैसी थी, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे और कब से उन्होंने रहना शुरू किया, कहाँ से हमारा इतिहास शुरू होता है। तो हमारे इतिहास की जो शुरुआत है, हमारे इतिहास की जो जानकारी है, वो हमें मिलती है इस चैप्टर नंबर 1 से। तो ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। तो भाई हमें अपने पास से क्या क्या पता चलता है, अगर हम अपने इतिहास को जानेंगे तो कैसे जानेंगे और क्या क्या जानने की कोशिश हम करते हैं। देखिए, इतिहास को जानने के 3 तरीके हैं। पहला है इंस्क्रिप्शंस, सेकेंड इज मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड थर्ड इज आर्कियोलॉजी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने इतिहास का पता चलता है। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, हम इतिहास पढ़ क्यों रहे हैं, इतिहास को जान करके क्या फ़ायदा होगा। हिस्ट्री में तो जो होना था वो हो गया, बट अब हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, हमने कौन सी पास्ट मिस्टेक्स की, हम उससे क्या सीख सकते हैं और अपने फ्यूचर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। अगर हमें पता होगा कि हमसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं तो हम उस मिस्टेक्स को दोबारा करने से बचेंगे और सही तरीके से अपने आप को फ्यूचर रेडी कर पाएंगे। और अगर आप अपने देश को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं, अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, तो अपने बारे में, अपने इतिहास के बारे में हमें सही समझ होनी चाहिए। और अगर वो सही समझ नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि हम अपना भविष्य अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे। तो इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि लोगों ने कैसे रहना शुरू किया, वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे घरों में रहते थे। अगर वो हंटिंग गैदरिंग करते थे तो वो किस चीज़ की हंटिंग गैदरिंग करते थे, कैसे जानवरों को पालते थे, क्या वो किसानी करते थे, खेती करते थे, या अगर कोई रूलर्स थे तो वो रूलर्स कैसे रूल करते थे, बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करते थे, पंडित कैसे जो है काम करते थे, या अगर किसी ने आर्टिस्ट का काम किया तो वो कैसे आर्टिस्ट बने। तो ये सारे जो काम है, चाहे म्यूजिशियन का काम हो, चाहे साइंटिस्ट का काम हो, ये सब डेवलप हुआ कैसे, कहाँ से, ये जानने की हम कोशिश करते हैं जब हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं। बच्चे क्या गेम खेलते थे, क्या गाते थे, क्या खेलते थे, कैसे उनका जीवन था, उनकी लाइफस्टाइल, ये हमें समझना है। तो ये जो चैप्टर है ये बात करता है कि कहाँ से लोगों ने सेटल होना शुरू किया, जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर वो शुरू कैसे हो रहे हैं। तो जो हमारी हिस्ट्री होती है वो स्टार्ट होती है प्री हिस्ट्री से, प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि प्रागैतिहासिक काल, जिसमें सबसे पहले आता है पेलियोलिथिक एज यानी कि ओल्ड स्टोन एज। तो पेलियोलिथिक एज में लोग क्या करते थे, सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करते थे। फिर मीजोलिथिक एज में लोगों ने सेटल होना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया। और न्योलिथिक एज में लोग विलेज कम्युनिटी में रहने लग गए, विलेजेस का विकास हुआ, कम्युनिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ, सिटीज़ का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है।
और कौन सी जगह पहले डेवलप होगी ये डिपेंड करता है वहाँ के लोगों की अवेयरनेस पे, कि वहाँ के लोग कितने अवेयर हैं, वहाँ की पॉलिटी कितनी एडवांस है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट कैसा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, अगर रूलर का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, अगर रूलर्स बहुत एम्बिशियस होते हैं, तो ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो लोग जो हैं ये नर्मदा नदी के किनारे कुछ हजार साल पहले ही रहना शुरू कर चुके थे, 100,000 ईयर्स अगो। और इसका ये कारण है कि नदियों के आसपास ही लोगों का रहना ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि नदियों से कई सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती है। अगर वाटर है तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उससे मैनेजमेंट आसान हो जाता है। पानी पीने के लिए ज़रूरी है, नहाने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्री के लिए, हर जगह आपको पानी की ज़रूरत होती है। बिना पानी के हम कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हमेशा नदियों के आसपास सबसे पहले शहरों का विकास होता था और वहीं पे डेवलपमेंट होता था। जो ये लोग होते थे, जो अर्लीस्ट पीपल होते थे, जो आदि मानव होते थे, वो बहुत स्किल्ड गैदरर्स होते थे। ये काफ़ी निपुण होते थे अपने काम में। इन्हें पता था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, कैसे उनको फूड को कलेक्ट करना है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी इकोलॉजी के बारे में इन्हें काफ़ी अच्छी जानकारी होती थी। क्योंकि इन्हें पता होता था कि हमारे आसपास किस प्रकार के पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार के जंगल हैं। क्योंकि ये जो जो ये नॉलेज होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा ये पर्यावरण है, इसमें जितने भी जीव जंतु हैं वो एक दूसरे से प्रभावित हैं और एक दूसरे पे प्रभाव डाल रहे हैं। तो अगर वो एक दूसरे को जानेंगे और समझेंगे तो हम ज़्यादा अपने आप को विकास दे सकेंगे। तो यहाँ पे ये लोगों को मालूम होता था कि हमें कौन से रूट्स को कलेक्ट करना है, कौन सा फ्रूट खाना है, कौन से मौसम में वो चीज़ खाई जाएगी, क्या हमारे लिए एडिबल है, क्या हमारे लिए नॉन एडिबल है। जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता था, उनका जो खाना होता था, वो सब वहाँ से आ जाता था। और ये लोग हंटिंग भी करते थे। एनिमल्स में भी ये किसकी एनिमल्स की हंटिंग कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन सारी बातों को इनकी जानकारी थी। तो कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे पुरुष और महिलाओं ने खेती करना शुरू किया, और सबसे पहले जो खेती हुई उसमें जो अनाज उगाया गया था वो था वीट एंड बार्ले। जब हमने अनाज उगाया तो जहाँ हम पहले रॉ मटेरियल का कंजप्शन करते थे, रॉ फूड खाते थे, कच्चा खाते थे, अब हम लोग कुक्ड फूड खाने लग जाएंगे। और अब हम लोग अनाज खाने लग जाएंगे। अब देखिए, अनाज अच्छी चीज़ है, अनाज से आपको एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन जितना ज़्यादा हम रॉ फूड खाते हैं उतनी हमारी लाइफ लॉन्ग होती है, उतनी ज़्यादा फ्रेशनेस होती है, क्योंकि जो कुक्ड फूड है उसको हमने पकाया है। अब पकाने के लिए किसी चीज़ को आप आग में डालते हो तो उसकी जो फ्रेशनेस है, उसका जो जीव है, उसकी जो जीवात्मा है, वो ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो कुक्ड फूड होते हैं वो लोगों को एक अलग तरीके से उनका रेशियल डेवलपमेंट करते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा मिलने लग जाती है शरीर में। तो जो वीट एंड बार्ले हैं ये वो अनाज थे जो सबसे पहले उगाए गए। कहाँ उगाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुलेमान और किरथार हिल्स, यहाँ पे उगाए गए लगभग 8,000 साल पहले। ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के हिस्से में आता था। देखिए इस मैप में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुलेमान एंड किरथार हिल्स, यहाँ पे सबसे पहले जो है खेती शुरू हुई और वीट एंड बार्ले उगाया गया। फिर बाद में जो है ज्वार, बाजरा और बाकी चीज़ें जैसे चावल, उन सब की भी खेती हुई। ये विंध्यास के नॉर्थ में सबसे पहले राइस उगाया गया, चावल उगाया गया। ये जो गारो हिल्स आप देख रहे हैं यहाँ पे भी चावल उगाया गया। तो इस तरीके से चावल की खेती बाद में हुई। तो शुरू शुरू में लोगों ने क्या उगाया, सुलेमान और किरथार हिल्स पर वीट एंड बार्ले लोगों ने उगाया। अब लोगों ने इसके बाद क्या किया कि एनिमल्स को पालना शुरू किया, जानवरों का पालन पोषण शुरू किया, क्योंकि लोगों को लगा कि रोज रोज भटकना, रोज रोज यहाँ वहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है, तो क्यों ना हम जानवरों को पालें। और जानवरों को पालने से क्या है, एक रेडी मीट स्टोर रखा हुआ है आपके पास, आप वो फूड को कभी भी खा सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। ट्रैवल करने में जानवर काम आते हैं, मिल्क प्रोडक्शन में जानवर काम आते हैं, जानवरों की जो स्किन है, बोन्स हैं, टीथ हैं, वो टूल्स बनाने के लिए और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए काम आते हैं। तो जो भेड़ बकरियां होती हैं और जो मवेशी होते हैं उसको लोगों ने पालना शुरू कर दिया, इन सारे जानवरों को पालना शुरू कर दिया, और लोग फिर सेटल होने लग गए, गाँव में रहने लग गए। इससे गाँव का विकास हुआ। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो चावल है वो सबसे पहले नॉर्थ ऑफ विंध्यास में उगाया गया था, और
उसके बाद फिर अर्बन प्लानिंग आ गई 4700 ईयर्स अगो। जो अर्लीस्ट सिटी है, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, ये फ्लरिश हुई थी ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, इंडस नदी के किनारे और उसके ट्रिब्यूटरीज के किनारे। यानी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, यहाँ से आपकी इंडस नदी निकली और इंडस नदी और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलुज, ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब जो है इन्हीं के आसपास जो अर्बन सेंटर्स हैं वो डेवलप हुए। किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई एरिया अर्बन है, अर्बनाइजेशन हो रहा है? क्या तरीका है, किस बेसिस पे हम ये कहते हैं? जहाँ लोग सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं कि वो अर्बन एरिया है। तो सबसे पहले इंडस नदी के किनारे अर्बनाइजेशन शुरू हुआ और यहाँ से सिंधु घाटी परंपरा की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका सेंट्रल एशिया से अच्छा कनेक्शन था, मेसोपोटामिया से अच्छा कनेक्शन था, व्यापार इनका अच्छा था, तेज़ी से व्यापार कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इनका बहुत ही बढ़िया था, पॉलिटी इनकी बहुत ही एडवांस थी, इसीलिए ये तेज़ी से आगे बढ़े। और बाद में 2500 ईयर्स अगो जो शहरों का विकास है वो गंगा नदी के किनारे भी हुआ, और गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर जो है विकास हुआ। तो जो है ये फिर सी कोस्ट के आसपास तक फैले, और जो कोस्टल एरियाज है वो ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि ओवरसीज ट्रेड होता था। तो ओवरसीज ट्रेड के कारण यहाँ पे विदेशी व्यापार से बहुत पैसा आता था। एंशियंट टाइम में गंगा नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास का जो इलाका था, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक जगह थी जो बड़ी फेमस थी साउथ ऑफ द गंगा, जिसे कि मगध के नाम से जाना जाता था। मगध क्या है? मगध जो है ये बिहार के राज्य में आ जाता है। तो अभी तो ये बिहार के इलाके में आ गया, लेकिन ये मगध एक महाजनपद था। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये जनपद क्या होते हैं और कई सारे जनपदों को मिला करके फिर महाजनपद कैसे बनते हैं, ये मैं आपको आगे इसकी जानकारी दूंगी। तो यहाँ के जो रूलर होते थे ना, वो बड़े एम्बिशियस होते थे, और वो क्योंकि बहुत एम्बिशियस होते थे, बहुत पावरफुल होते थे, इसीलिए ये बहुत बड़े बड़े किंगडम्स बना सकते थे। यही कारण है कि जो मगध है वो इतना एडवांस हुआ, यही रीज़न है जिसकी वजह से मगध इतना आगे बढ़ा और वो महाजनपद बना, और बाकी सारे महाजनपदों में सबसे ऊपर वो राइज हुआ। क्योंकि मगध के जो रूलर्स थे, हरियंका डायनेस्टी के इसके रूलर थे बिंबिसार और अजातशत्रु, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस थे। और इनके बाद जो अगले उत्तराधिकारी आए थे उनका नाम था उदयन, ये भी काफ़ी मतलब एम्बिशियस थे। तो बेसिकली बिंबिसार और अजातशत्रु ने काफ़ी डेवलपमेंट किया था मगध का। उसके बाद फिर शिशुनाग डायनेस्टी आई, नंदा डायनेस्टी आई, मौर्य डायनेस्टी आई। तो जैसे जैसे आगे इंपॉर्टेंट रूलर्स आते गए, मगध का विकास होता गया। तो अब क्या हुआ कि लोगों ने फिर धीरे धीरे ट्रैवल करना शुरू किया। जब लोग ट्रैवल करते हैं तो उनके साथ उनके आइडियाज़, उनके रहने का, खाने पीने का तरीका, उनके तौर तरीके, ये भी फैलते हैं। तो जो उनका हिल हुआ करता था, हिली एरिया हुआ करता था और हाई माउंटेनस एरिया होता था, इसमें हिमालयाज, डेजर्ट, रिवर, समुद्री इलाके, ये सब जो है जगह होती थी। लोग नई नई जगहों को देखते थे। कई कई बार तो वो इतना दूर दूर तक ट्रैवल करते थे कि बड़ा डेंजरस हो जाता था। कई बार इनके लिए मतलब इम्पॉसिबल सा हो जाता था कि वो कैसे ट्रेड करेंगे। तो मेन एंड वुमेन जो हैं वो लाइवलीहुड की तलाश में, ठीक है, जीवनी की तलाश में, मेटल की तलाश में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। कई बार नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए भी उनको अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ता था, वो यहाँ से निकल चले जाते थे। फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया, कभी सूखा पड़ रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं बार बार हमें देखने को मिलती थी। ठीक है। कई बार ऐसा भी होता था कि जो लोग हैं वो आर्मी रखने लग जाएंगे। ये क्या होगा कि राजा जो है, राजा की इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। राजा जो है, पहले क्या होता था कि शुरुआत में राजा एक अलग तरीके से रहते थे। शुरुआत में राजा की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं होती थी। शुरुआत में शुरू में जो राजा होते थे, जो रूलर होते थे, उनकी एक अलग प्रकार की पोजीशन होती थी। तो जो मेन है वो आर्मी रखते थे, पर वो आर्मी का विकास ज़्यादा बड़े लेवल पे टैक्सेस कलेक्शन करना, उसको आर्मी को पेमेंट देना, ये सब कब शुरू होगा? ये सब लेटर वैदिक एरा में शुरू होगा। तो उसमें क्या होगा कि एक राजा के मन में लालच आएगा कि जितना एरिया मेरे पास है, जितना ज़्यादा लैंड मेरे पास है,
उतना ही ज़्यादा मुझे फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा मेरा विकास होगा। इससे क्या होगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता बढ़ेगी, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो लैंड कनकर करना राजा शुरू कर देंगे। जो व्यापारी होंगे वो दूर दूर तक व्यापार करने के लिए ट्रैवल करेंगे, उनका पूरा का पूरा कारवां होगा, जहाज होंगे, जहाज में ग्रुप में वो लोग ट्रैवल करेंगे और दूर दूर तक अपने इम्पॉर्टेंट बहुमूल्य चीज़ों को बेचेंगे और उससे काफ़ी ज़्यादा इनको मुनाफा मिलता था। इसके अलावा जो रिलीजियस टीचर्स होते हैं, प्रीचर्स होते हैं, जो अपने बातों को, अपने आइडियाज़ को, अपने धार्मिक विचारों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो भी ट्रैवल करते थे, गांव गांव घूमते थे, लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते थे। तो शहर शहर घूम करके वो लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे, एडवाइस देते थे कि कैसा जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि लोग जो है उनके मन में कई बार एडवेंचर होता था कि हम नई नई चीज़ों को तलाशें, डिस्कवरी करें, एक्साइटिंग प्लेसेस में जाएं। ऐसे करके जो आइडियाज़ हैं वो शेयर होना शुरू हुए। अब ये बात आती है कि हमारे देश का ये जो नाम है इंडिया, ये नाम कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया। देखिए, इंडिया जो है ये इंडस से आता है। इंडस मतलब सिंधु नदी, तो सिंधु एक संस्कृत शब्द है। तो सबसे पहले भारत के कांटेक्ट में कौन आए? ईरानियंस, क्योंकि ईरान हमारे पड़ोस में था। ठीक है, ये आपका इंडिया हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे ऊपर अफगानिस्तान, यहाँ पे ईरान। तो ईरान जो है हमारे काफ़ी करीब था, तो ईरान से सबसे पहले लोग आए। और ग्रीक्स, ग्रीक्स हमारे पड़ोसी नहीं है। ग्रीक्स कहाँ है? ये सदर्न यूरोप में एक कंट्री हुआ करती थी, किंगडम हुआ करता था, ग्रीक किंगडम। ये बहुत बड़ा किंगडम होता था, लेकिन इसके रूलर्स बहुत एम्बिशियस होते थे और ये पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। और इनका इंडिया में ये था कि अगर हम भारत में आ गए और भारत को जीत लिया तो हमने सब कुछ जीत लिया। तो ये इंडिया के नाम से बहुत फैसिनेटेड थे। इनको लगता था कि जो ईस्टर्न, जो लास्ट पार्ट है ना ऑफ वर्ल्ड, वो जीत जाएंगे अगर इंडिया को जीत जाएंगे। तो ग्रीक्स भी इंडिया आए। तो ये लोग जब आए तो ये नॉर्थ वेस्ट से आए, क्योंकि हमारे इंडिया में जब भी कोई आएगा तो वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से आएगा। इफ़ दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, तो लोग यहाँ से ही आएंगे क्योंकि यहाँ पे पासेस हैं। तो अबाउट 2500 ईयर्स अगो ये आए। एंड इनको कैसे पता चला यहाँ पे आने के बाद कि यहाँ पे इंडस नदी है। तो इंडस नदी को इन्होंने देखा, क्योंकि यहाँ पे इंडस नदी है, तो इंडस नदी है यहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि ये जो जगह है इंडस, इससे ये नाम आया हिंदौस या इंदौस। उसके बाद जो लैंड है जो कि इंडस नदी के ईस्टर्न पार्ट में है, उसको इन्होंने इंडिया कहा। तो यहाँ से ये वर्ड आया इंडिया, भारत। ये जो नाम भारत है, ये जो भारत है, ये ग्रुप ऑफ पीपल हुआ करता था जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे। और इनका मेंशन ऋग्वेद में भी है। ये अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत की। जो ऋग्वेदा है ये संस्कृत की सबसे पुरानी कॉम्पोजिशन है। इसमें 1028 हिम्स हैं। हिम्स का मतलब होता है भजन, जो भगवान की तारीफ में लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। 3500 ईयर्स अगो इसको लिखा गया था, यानी कि लगभग 1500 बीसी में इसकी रचना हुई थी। और ये एक ओरल ट्रेडिशन था। ये वैदिक चैंटिंग आज यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में सराही जाती है, क्योंकि ये जो वैदिक चैंटिंग है ये कई सेंचुरीज से लोग बोल बोल करके जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन पास करते जा रहे हैं। और बाद में यही जो शब्द है भारत, जो लोगों के लिए ओल्ड ट्राइबल ग्रुप था हमारा जो भारत, उनके नाम से निकला। अब ये हमारे देश के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका मेंशन संस्कृत में भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा ऑक्सस रिवर है, ये हिंदकुश माउंटेन आ गए, ये गांधार है, ये तक्षशिला है। देन ये सिंधु नदी है जिसके बारे में सबसे पहले ईरान को पता चला। यहाँ पे था ईरान से आया हुआ सेल्जुक एम्पायर, तो इन्होंने फिर इंडिया को जाना। तो पहले ये सिंधु था संस्कृत वर्ड, इससे आया हिंदू, पर्शियंस ने यूज़ किया, इंदौस ग्रीक ने यूज़ किया, इंडस लैटिन वर्ड है इसका, फिर ये लैटिन में यूज़ होने लग गया। ठीक है, और उसके बाद ये इंडिया आया। इंडिया को किसने ये नाम दिया? रोमन्स ने, क्योंकि रोमन ट्रेड बहुत होता था। रोमन जो सिक्के हैं वो इंडिया में बहुत सारे मिले हैं। रोमन जो सिल्वर कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स हैं, वो इंडिया में हमें काफ़ी सारे मिले हैं। ठीक है, तो ये आया। तो अब ये एक सवाल आता है कि हमें जो है ये पता कैसे चलता है, हाउ डू वी नो अबाउट दी थिंग्स, हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट। तो ये एक चीज़ है जो कि हमारे मन में आता है। ठीक है, ये एक सवाल आता है हमारे मन में। तो हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट, इसको अगर हम देखें, ये मैं इरेज कर देती हूँ। तो देखिए, पास्ट को जानने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर जो हमारे लिए तीन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके होते हैं वो मैंने आपको बताया। इंस्क्रिप्शंस,
मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड आर्कियोलॉजी। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, तो इसमें से अगर हम थोड़ा इसको और समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्कियोलॉजी, ये तीन चीज़ें हैं जिससे कि हमें अपने इतिहास का पता चलता है। तो जो हमारा प्री हिस्ट्री है ना, उसका तो हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड है ही नहीं। ठीक है, प्री हिस्ट्री का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। तो प्री हिस्ट्री क्या है? प्रागैतिहासिक काल, जहाँ से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। इसको हम दो स्टेजेस पे देख सकते हैं, स्टोन एज एंड मेटल एज। अब आप स्टोन एज को तीन और हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। और मेटल एज को भी हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मेटल एज में क्या आएगा? सबसे पहले कॉपर, क्योंकि द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वाज कॉपर, देन केम द ब्रॉन्ज एंड देन केम द आयरन। इस तरीके से। अब देखो, जो पेलियोलिथिक एज है, इसमें हमने क्या किया? सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग। मीजोलिथिक एज में हमने क्या किया? मीजोलिथिक एज में माइक्रोलिथिक टूल्स का डेवलपमेंट हुआ, और मीजोलिथिक एज में क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हो गया, लोगों ने डोमेस्टिकेशन शुरू कर दी, लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, फिशिंग शुरू कर दी। ये सारी चीज़ें मीजोलिथिक एज में हुई। न्यूलिथिक एज में क्या हुआ? विलेज कम्युनिटी का डेवलपमेंट हुआ, सेटल्ड लाइफ की शुरुआत हुई, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स जो होते हैं उसका भी यूज़ हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से हमारे प्री हिस्ट्री आती है। अब प्री हिस्ट्री का हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, हमारे पास सिर्फ इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं और कुछ भी नहीं है। हमारे पास क्या है? इसके सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी कि हाउ डू वी नो अबाउट आवर पास्ट, हमें पास्ट की नॉलेज कैसे होती है। ठीक है, तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी, आप इस कोर्स को कितना सपोर्ट करते हैं, आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। और गाइज़, अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है टॉप 10, इसे ज़रूर यूज़ करें। टॉप 10 इज़ माई रेफरल कोड। इससे आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और साथ ही साथ हमारे जो नए बैचेस हैं, ये 10 मार्च को शुरू हो चुके हैं। इसमें हमारा 2 ईयर बैच है, 1 ईयर बैच है। ठीक है, इसमें हमारा 6 मंथ बैच भी है। हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल सभी भाषाओं में ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। और आप अगर अनअकैडमी कॉम्बैट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है जो कि 11 बजे हर संडे होती है। इसके लिए भी आप टॉप 10 का कोड यूज़ कर सकते हैं। इसमें 1 करोड़ का स्कॉलरशिप पूल है, आपको भी आपका शेयर मिलेगा, आपको भी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इन सारी चीज़ों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और ये जो सीरीज़ होगी इसके PDF भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT आरती मिश्रा, और इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप टेलीग्राम से PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।